जय हिंद प्यारे साथियों, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स बाय वीके पर। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे हो गए। तो भाई कल हमने परसेंटेज का बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ा था जिसको हम बोलते हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। ठीक है, यह इसको हम हिंदी में बोलते हैं क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, और ये एक ऐसा मेथड था जिससे बड़े बड़े सवालों को भी हम आसानी से बना सकते हैं। और ये केवल परसेंटेज में ही नहीं लगता, जैसे जैसे मैं आपको आगे चैप्टर्स कराऊंगा, जैसे सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, और लगभग सारे चैप्टर में वो लगता है और बड़े बड़े सवाल को इजी बना देता है। ठीक है, और मैंने ये बता भी दिया था कि ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज किस जगह लगता है। ठीक है, कि अगर किसी भी संख्या को लगातार परसेंटेज से बढ़ाते हैं, है ना, ये लगातार परसेंटेज से घटाते हैं, तो वहां पर सक्सेसिव परसेंटेज चेंज मेथड जो है हम लगाते हैं। ठीक है भाई, और हमने बहुत सारे सवाल इस पर करे थे, आज भी हम इसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम इसको खत्म कर देंगे और फिर मैं आपको और अच्छे कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। ठीक है, आज क्लास होने वाली परसेंटेज की और एक क्लास और होगी, फिर परसेंटेज पूरी तरीके से समाप्त। ठीक है, फिर अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला। ठीक है भाई, तो चलो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और भाई अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज अपने भाई की वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। ठीक है, चलो सवालों की ओर बढ़ते हैं, अपने उन्हीं को कंटिन्यू करते हैं। देखो भाई, अगला सवाल है कि एक कार का मूल्य हर वर्ष 20% की दर से कम होता है। 2 साल बाद कार का मूल्य 4,80,000 रुपए हो जाएगा। कार का वास्तविक मूल्य क्या है? देखो भाई, मैंने आपको पहले बताया था 20% की फ्रैक्शन क्या होती है भाई। 20% की फ्रैक्शन आप कहोगे भाई 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। ठीक है, 1/5 यानी कि अगर कार का मूल्य पहले 5 था तो हर साल कितना घट रहा है? 1 घट जाएगा, है ना। कार का मूल्य अगर पहले 5 था तो 1 घटकर कितना बचेगा? 4। ठीक है, ये पहले साल की कंडीशन है, पहले साल, फर्स्ट ईयर। ठीक है, उसके बाद दूसरे साल भी 20% घटेगा, क्योंकि उसने क्या कहा, हर साल 20% की दर से कम होता है 2 साल बाद। तो भाई दूसरे साल भी इतना ही होगा। 5, 5 से कितना हो जाएगा? 4। ये हो जाएगा सेकेंड ईयर। ठीक है, तो भाई देखो पहले कितना था, ये तो आता है पहले वाला और ये आता है बाद वाला। ठीक है, ये पहले वाला आता है, ये बाद वाला। कल मैंने आपको समझाया भी था कि भाई अगर ये होता है प्रेजेंट, प्रेजेंट होता है, ये क्या होता है? प्रेजेंट। और ये क्या होता है? पास्ट। और ये क्या होता है? फ्यूचर। अब देखो 5×5 = 25 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4×4 = 16। 4×4 = 16। उसने क्या कहा है, 2 साल बाद कार का मूल्य 4,80,000 है। 2 साल बाद कार का मूल्य। तो भाई देखो, ये पहले वाली कंडीशन है और ये बाद वाली कंडीशन है। तो 2 साल बाद की है, 2 साल बाद की दी है, तो उसने उसने ये वाली पूछा है। अगर 16 की वैल्यू उसने कितनी दी है? 16 की वैल्यू दी है 4,80,000। 4,80,000। ठीक है भाई, तो उसने क्या कहा? 25 की वैल्यू बताइए। 25 की वैल्यू बताइए। तो भाई बता नहीं सकते क्या? बताओ कितने गुना 16 थे? 48। 16 थे 48, 30,000 गुना है ये। ठीक है, और ये भी तो 30,000 गुना हो जाएगा, तो 25 से 75, यानी कि 75, 7.5 लाख, है ना। 2 जीरो और ये 2 जीरो, कितना हो जाएगा? 7.5 लाख। समझ में आ रहा है? तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कुछ भी दे सकता है वो, ये वाला दे सकता है, ये पूछ सकता है, ये देगा तो ये पूछेगा, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर अगले अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं भाई। अगले सवाल में क्या लिखा है? संदीप अपनी वार्षिक आय का 32% भोजन पर, शेष आय का 20% यात्रा पर और शेष आय का 35% कपड़ों पर खर्च करता है, और फिर भी प्रति वर्ष 70,720 बचाता है। संदीप की वार्षिक आय क्या है? तो भाई देखो, ये सवाल आप आसानी से बना सकते हो। मैंने इस पे, है ना, इस पे मैंने बहुत सारे सवाल करवा भी दिए थे। अगर आप मेरी तीसरी वीडियो देखेंगे शायद उसमें मैंने कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया, फिर भी हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, इसमें शेष वाली कंडीशन दी है, तो शेष वाली में मैंने आपको बताया था कि रेशो से कर लो आप, ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो देखो पहले उसने क्या कहा है, भोजन पर 32% खर्च करता है। 32% की फ्रैक्शन कितनी होती है भाई? 32% की फ्रैक्शन होती है 4×8 = 32, और 4 से कितनी बढ़ जाएगा? 25 बार। तो अगर भाई उसकी आय 25 है, आय अगर उसकी 25 है, तो 8 वो क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है। किस पर? फूड पर, है ना, फूड पर खर्च कर रहा है 8। तो भाई 25 अगर उसकी आय है तो 8 खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा होगा? तो भाई इनकम और सेविंग का रेशो आएगा।
इनकम और सेविंग का रेशो। तो मुझे बताओ 25 उसकी आय है, 8 वो खर्च करा, तो बचा बचा कितने रहा है? 17 बचा रहा है। हाँ है ना? समझ में आ रहा है ना आपको? दूसरा उसने क्या कहा है, शेष आय का 20% यात्रा पर, 20% यात्रा पर। तो भाई मैं डायरेक्ट लिखूंगा 20% के फ्रैक्शन होते हैं 1/5, यानी कि 5 अगर उसकी आय है तो 1 खर्च कर रहा, तो बचा कितना रहा होगा? 4 बचा रहा होगा। फिर उसने कहा है शेष आय का 35% कपड़ों पर। 35% की फ्रैक्शन क्या होती है भाई? देखो 35% की फ्रैक्शन होती है, 5 से काट लेंगे, 5 से 35 और 5 से कितने बार? 20 बार। तो अगर उसकी 20 आय है तो 7 खर्च कर रहा है, तो 20 अगर उसकी आय है 7 खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा होगा? 13 बचा रहा होगा। ठीक है। और फिर भी प्रति वर्ष कितने बचा रहा है भाई वो? 70,720, 70,720। तो भाई देख लो, 5 4 से कितने बार जाएगा? 5 बार। तो 5 बचे 25 और 25 25 625। 625 अगर उसकी आय है तो भाई 17 और 13, 17 और 13 की गुना करेगा तो कितना आ जाएगा भाई? 17 और 13 की गुना करके 13 7 91 का 81 लगे 9, और 13 एकम 13 और 9 22, 13 एकम 13 और 9 22। तो भाई अगर उसकी आय 625 है ना? अगर उसकी आय 625 है तो बचा कितने रहा है वो? बचा कितने रहा? हर साल 221 रुपए बचा रहा है। ठीक है, ये रेशो है भाई, रेशो है, रेशो भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। तो भाई अगर 625 उसकी वार्षिक आय है और बचा वो इतने रहा है 221, हमारे हिसाब से 221 बचा रहा है, लेकिन सवाल में कितने बचा रहा है भाई वो? 221 की वैल्यू कितनी दी है? 70,720, 70,720 दी है। ठीक है भाई, यहाँ तक आपको समझ में आया? तो भाई देखो कितने गुना है, तो उसने पूछे 625 की वैल्यू बताओ कितनी है ना? संदीप की वार्षिक आय, संदीप की वार्षिक आय। तो बताओ कितनी बार जाएगा भाई ये? आ, ये जाएगा लगभग 3 बार पहले। तो ये कितना हो जाएगा? 221 दिया 663, है ना? 221 दिया 663 हो जाएगा, 663। तो भाई देखो 663 है ना? 221 दिया 663 और आगे कितना बचा? 27, 27 नहीं 37, 37 और 7, ये 37 और 7 कितना हो जाएगा भाई? 37 और 7 44, 37 और 4 44, यानी कि 442 हो जाएगा। 442 तो 21 नहीं 42, 2 बार हो जाएगा, यानी कि 320 गुना हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 320 गुना। तो भाई ये भी तो 320 गुना हो जाएगा, 320 गुना हो जाएगा ये भी। ठीक है, तो 625 इंटू 320 करेगा तो कितना आ जाएगा भाई? जो भी गुना करके आएगा उसे देख लीजिए आप, वही हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो ये सवाल आप कर लोगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इस तरीके से हम सवाल को बना सकते हैं। ठीक है भाई, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में क्या दिया है? अगले सवाल में क्या दिया है? एक खाद्य तेल की कीमत में 45% की वृद्धि होती है। बजट बनाए रखने के लिए, भाई देखो बजट बनाए रखने के लिए इस तेल की खपत 20% कम कर दी जाती है। तो भाई मुझे एक बात बताओ, खर्चा बराबर है ना? खर्चा बराबर क्या होता है? मैंने आपको पिछली क्लासेस में चीख चीख कर बताया है कि खर्चा बराबर होता है कीमत गुना खपत, है ना? कीमत गुना खपत। भाई ये जाके कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ये मैं अपने पास से सवाल नहीं लेकर रहा, ये सारे प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। देखो ये एसएससी जीडी में पूछा गया है, 2024 में, इसी साल पूछा गया है एसएससी जीडी में। इसके बेस पर भाई जितने भी कॉन्सेप्ट मैं आपको करा रहा हूँ ना, इन पर भर भर के सवाल आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इनको आप अच्छा कर लीजिए। देखो खर्चा बराबर कितना होता है? कीमत गुना खपत। ठीक है, तो उसने क्या कहा है? कीमत में 45% की वृद्धि कर दी। कीमत में कितनी परसेंट की वृद्धि कर दी? 45% की वृद्धि कर दी। ठीक है, और बजट को सेम रखने के लिए, बजट को बराबर रखने के लिए ना, अगर मुझे बजट बराबर रखने के लिए खपत में क्या कर दी? कमी कर दी। कमी करनी पड़ेगी ऑटोमेटिक, अगर मुझे खर्चा बराबर रखना है। तो उसने क्या कहा? 20% की कमी कर दी, 20% की क्या कर दी? कमी। तो भाई ये भी तो सक्सेसिव है, ये भी तो सक्सेसिव है। पहले किसी चीज को पहले 45% बढ़ाया है ना? किसी चीज को पहले 45% बढ़ाया है, फिर उसको क्या करते? 20% कम कर दिया। मैंने उस तरीके से भी आप कर सकते हो, रेशो से भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर ये सक्सेसिव के बीच में आए तो हम इसे सक्सेसिव के तरीके से करेंगे। ठीक है, यानी कि 45 और 20 का सक्सेसिव बताना है, 45 और 20 का सक्सेसिव, प्लस 45 और माइनस 20 का सक्सेसिव। रेशो से आप कर लीजिए, जो मैंने आपको पीछे क्लासेस में आपको जिस तरीके से कराया है, हम करेंगे सक्सेसिव से। सक्सेसिव का फॉर्मूले से करेंगे, 45 में से 20 गए 25, माइनस 25 माइनस 45 दूनी 90, यानी कि 9। तो 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 16%।
16% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी खर्चे में। खर्चे में कितनी वृद्धि हो जाएगी, 16% की। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो 2 सेकंड में हमने सवाल कर दिया। सक्सेसिव से कर लो आप, परसेंट उससे भी कर लो, रेशो से भी कर लो, 100 मान के भी आप कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, ठीक है। और मैंने आपको बता भी दिया था कि सक्सेसिव कहाँ लगता है, जब बीच में गुना का निशान आए। जब बीच में गुना का निशान आए तो तब जाके क्या, तब हम सक्सेसिव का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। रेशो से आप कर लीजिए, हो जाएगा आराम से। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगले सवाल में क्या दिया है भाई, एक आदमी के काम के घंटे में प्रतिदिन 35% की वृद्धि हुई और उसकी प्रति घंटे की मजदूरी में 25% की कमी आई। उसकी दैनिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। भाई आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। करो, बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है, ठीक है। और ज्यादा बड़ा सवाल नहीं, 2 सेकंड में सवाल हो सकता है, ठीक है। करो, जल्दी बनाने की कोशिश करो इसे। देखो भाई, आप जानते हो जो भाई जो मजदूरी होती है ना, दैनिक मजदूरी, दैनिक मजदूरी कैसे निकालते हैं हम, दैनिक मजदूरी, दैनिक आय, है ना। एक दिन की आय कैसे, एक दिन की आय कैसे निकालेंगे भाई हम, भाई 1 घंटे की मजदूरी, 1 घंटे की मजदूरी, 1 घंटे की मजदूरी, ठीक है, गुना, गुना कर देंगे टोटल घंटों से, है ना, टोटल घंटों से, टोटल आवर। भाई आपको अगर आपको अगर 1 घंटे में, आपको अगर 1 घंटे में 50 रुपए मिलते हैं, ठीक है, आपको अगर 1 घंटे में 50 रुपए मिलते हैं, और 1 घंटे में 50 रुपए मिलते हैं, और मुझे आप बताओ 8 घंटे आप काम करते हो, तो 8 में से 40, तो आपकी एक दिन की मजदूरी कितनी हो जाएगी, 400 रुपए। यही तो मतलब है इस बात का। तो उसने क्या कहा है, उसने कहा है आदमी के काम के घंटों में प्रतिदिन 35% की वृद्धि होगी। भाई घंटों में, घंटों में कितनी वृद्धि हुई, 35% की, 35% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। चलो भाई, उसके बाद क्या हो गया, और उसकी प्रति घंटे मजदूरी में 25% की कमी आ गई, यानी कि मजदूरी में 25% की कमी आ गई। तो मजदूरी में कितने आ गए, 25% की कमी, 25% की कमी। और देखो यहाँ पे बीच में क्या है, गुना का निशान है, इसमें कमी आई, फिर यहाँ पे वृद्धि हो गई। तो आप रेशो से भी कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रेशो से कर लो, या आप क्या करो, सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा दो। यहाँ पे आप किसी भी तरीके से लगा सकते हो। देखो ये 35% बढ़ा और 25% घटा, तो मैं मान रख रहा हूँ x+y+xy अपॉन 100, इंटू में क्या करते हैं 100। तो देखो अगर वृद्धि हो रही है तो यहाँ पे प्लस का निशान लेना है, अगर कमी हो रही है तो यहाँ पे माइनस का निशान ले रहा है। तो भाई देखो 35 - 25 हो जाएगा ये, 35 - 25 प्लस 35 गुना -25 अपन में कितना जाएगा 100। यही तो कर रहा हूँ भाई मैं, इसी को दिमाग में करना है, और आपको भी दिमाग में ही सीखना है, जब भी जाके आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ये नहीं कि पहले सूत्र लिख के देख रहे हो, उसके बाद मान रख के देख रहे हो। ये इतनी कैलकुलेशन तो आपको अपने माइंड में करनी होगी, तभी आप अपनी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ा पाओगे, और तभी आप अच्छे तरीके से एग्जाम में भी स्कोर कर पाओगे, ठीक है। और ये भी आपको मेरे साथ साथ सीखनी होगी, ठीक है। तो भाई देखो 35 में से 25 गए, कितना बचेगा 10, 10% माइनस, तो 25 के 35 के गुना कर लीजिए, कितनी आएगी, देखो 25 से 75, 750, और 25 × 5 125, 125, तो कितना आ जाएगा भाई यहाँ से 75, और ये 8। तो जब मैं इसको 100 से डिवाइड करूंगा तो पॉइंट कहाँ लग जाएगा, यहाँ पे 8.75, 8.75, 8.75%, ठीक है, 8.75%। तो भाई देखो 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 2, और फिर 2 में से भी 0.75 चला जाएगा, तो कितना बचेगा 1.25%, 1.25% क्या हो जाएगी, वृद्धि बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी क्यों, बढ़ेगी क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो प्लस का निशान आ रहा है, यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, प्लस का निशान आ रहा है, ठीक है। समझ रहे हो ना आप। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल बढ़ने से पहले यहाँ से टाइप चेंज होता है ना, अगले टाइप के सवाल आने वाले हैं, और मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा कंसेप्ट क्षेत्र मिति का, मेंसुरेशन का, है ना। ठीक है भाई, क्षेत्र मिति वाले क्वेश्चन कराने वाला हूँ मैं। तो देखो अब मैं आपको बताऊं, भाई मुझे बताओ, इसमें आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे मेंसुरेशन के, है ना। आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप, बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का आयतन, बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, ये सारे आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इन पे भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, इनमें इनका परसेंटेज में यूज होता है, ठीक है। देखो कैसे, आप मुझे बताओ, ये वर्ग होता है भाई, है ना, ये बेलन होता है, ये बेलन होता है, ये वृत्त मान लो, वृत्त नहीं, ये होता है गोला,
ये बेलन, और ये क्या होता है, ये होता है वर्ग, और ये क्या होगा, गोला, है ना। तो आप मुझे बताओ भाई, इसकी इसकी रेडियस है मान लो r, और इसकी ऊंचाई h है, इसकी रेडियस r है, और इसकी भुजा कितनी है a, ठीक है। तो मुझे बताओ वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया बराबर वर्ग का कितना होगा, a गुना a, है ना। एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा वर्ग का, a गुना a। अच्छा, बेलन का आयतन कितना होता है, बेलन का आयतन होता है पाई पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, मुझे बताओ गोला का आयतन कितना होता है, गोले का आयतन आप कहोगे जी, गोले का आयतन होता है गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की क्यूब, ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ इसका इसका वक्रपृष्ठ कितना होता है, गोले का वक्रपृष्ठ आप कहोगे भाई जी, वक्रपृष्ठ होता है सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। देखिए, जो मैं आपको समझा रहा हूँ पहले उसको समझने की कोशिश कीजिए, जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। भैया मुझे बताओ, यहाँ पे जो एरिया है, एरिया वो किस चीज पे डिपेंड करता है, यहाँ पे जो आयतन है ये बताओ किस चीज पे डिपेंड करता है, यहाँ पे जो आयतन है किस चीज पे डिपेंड करता है, और यहाँ पे जो सरफेस एरिया किस चीज पे डिपेंड करता है। अब मुझे बताओ भाई, देखो एरिया जो है, वर्ग का जो एरिया है वो किस पे डिपेंड करता है, ए स्क्वायर, ये जाएगा ए बराबर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, है ना। यानी कि ए को लिख सकता हूं मैं, एरिया जो है, एरिया इसकी भुजा के, एरिया इसकी भुजा के वर्ग के, देखो वर्ग में एरिया जो होता है उसकी भुजा के वर्ग के क्या होता है, समानुपाती होता है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे भुजा बढ़ेगी वैसे वैसे एरिया भी बढ़ेगा, है ना। इस बात का ये तो मतलब है भाई, जिस रेशो में भुजा बढ़ेगी उस रेशो में एरिया भी बढ़ेगा। अगर मैंने इसके वर्ग की भुजा बढ़ा दी, वर्ग की भुजा जो है मैंने बड़ी कर दी, बढ़ा दी, तो भाई इसका एरिया भी बड़ा हो जाएगा, है ना। इस बात का यही तो मतलब है। चलो, अच्छा यहाँ पे इसका देखिए, ये जो बेलन है, बेलन का जो आयतन है, बेलन का वॉल्यूम जो है वो देखो किस पे डिपेंड करता है, वो भाई डिपेंड पाई पे नहीं करता, पाई तो देखो 22/7 है, 22/7 है, ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये तो हमेशा 22/7 ही रहेगी। लेकिन त्रिज्या और ऊंचाई, त्रिज्या और ऊंचाई जो है ना, ये चेंज हो सकती है, इसलिए इसका जो वॉल्यूम होगा, इसका जो वॉल्यूम होता है वो समानुपाती होता है त्रिज्या के स्क्वायर के गुना में उसकी हाइट की, ठीक है। जिस रेशो में उसकी क्या बढ़ेगी, त्रिज्या बढ़ेगी, जितनी परसेंट उसकी त्रिज्या बढ़ेगी और जितने परसेंट उसकी हाइट बढ़ेगी, उतने क्या हो जाएगा, उसका उतने उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, ठीक है। देखो, जो कांस्टेंट होता है उसको तो हम हटा देते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, पाई, यहाँ कांस्टेंट क्या है, पाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, और इसके यहाँ पे क्या है, त्रिज्या का स्क्वायर और इसकी हाइट। तो भाई देखो, वॉल्यूम जो होगा उसकी उसकी त्रिज्या के स्क्वायर के इंटू उसकी हाइट के समानुपाती होता है, समझ रहे हैं ना आप। अच्छा, इस बात का दूसरा भी मतलब ये हो सकता है कि देखो, अगर मुझे वॉल्यूम बराबर बराबर रखना है, वॉल्यूम मुझे बराबर रखना है, तो जिस रेशो में त्रिज्या का स्क्वायर होगा ना, जिस रेशो में त्रिज्या का स्क्वायर होगा, हाइट का रेशो उसके उल्टे रेशो में होगा, ठीक है। ये होता है ए गुना बी बराबर कांस्टेंट रूल से, जो मैंने आपको पढ़ा दिया है पहले, ठीक है। यहाँ पे तो वही कंडीशन लगी है, देखो गुना में है यानी कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट है, दो संख्याओं का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है, अगर मुझे एरिया बराबर रखना है, तो पहली संख्या जिस रेशो में होगी दूसरी संख्या उसके उल्टे रेशो में होती है, ठीक है। यहाँ पे देखो, इसका जो वॉल्यूम है, ठीक है, इसका वॉल्यूम है, मुझे बताओ किस पे डिपेंड करेगा, इसका वॉल्यूम किस पे डिपेंड करेगा, आप कहोगे भेजी इसका वॉल्यूम जो है डिपेंड करेगा किस पर, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, पाई भी कांस्टेंट वैल्यू, इसका जो वॉल्यूम डिपेंड करेगा सीधा, इसका वॉल्यूम होता है त्रिज्या की क्यूब के समानुपाती, है ना, कि त्रिज्या की क्यूब के समानुपाती। अच्छा, इसका जो एरिया है, इसका जो सरफेस एरिया किस पे डिपेंड करेगा, देखो 4 पाई तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसका सरफेस एरिया डिपेंड करता है सीधा सीधा त्रिज्या के वर्ग के, हाँ, है ना। ऐसे आप कोई से भी फॉर्मूला ले सकते हो, मेंसुरेशन का ये मैंने कुछ ही फॉर्मूले लिए हैं, आप कोई से भी फॉर्मूला ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे कहूं, देखो पहले वाले सवाल में मैं आपसे कहूं कि मैं आपसे ये कह रहा हूं कि बताओ, अगर मैंने अगर मैंने वर्ग की भुजा अगर मैंने वर्ग की भुजा 10% बढ़ा दी, वर्ग की भुजा 10% बढ़ा दी, तो बताओ एरिया कितना बढ़ जाएगा, एरिया कितना बढ़ जाएगा, एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। दूसरा मुझे बताओ कि भाई मैंने जो है बेलन की त्रिज्या आर मैंने 10% बढ़ा दी, है ना, 10% बढ़ा दी, और मैंने ऊंचाई जो है ना, ऊंचाई मैंने
ऊंचाई मैंने 20% घटा दी, 20% घटा दी। तो बताओ इसके वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना, इसके वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। दूसरी चीज मुझे ये बताओ, दूसरी चीज मुझे बताओ कि मैंने इसमें इसमें मैंने इसकी त्रिज्या 10% बढ़ा दी, त्रिज्या जो मैंने इसकी 10% बढ़ा दी, 10% बढ़ा दी। तो इसमें बताओ क्या फर्क पड़ेगा, समझ रहे हैं ना, इसमें बताओ क्या फर्क पड़ेगा। तो आपको ये तीनों सवाल करके बताने हैं मुझे। चलो करते हैं एक एक सवाल को, ठीक है। देखो भाई, पहले अगर मैं 10% इसकी क्या बढ़ा रहा हूँ, भुजा बढ़ा रहा हूँ, उसकी भुजा बढ़ा रहा हूँ मैं, ए बराबर मैंने 10% बढ़ा दिया। 10% बढ़ाने का क्या मतलब है, 10% बढ़ाने का मतलब है कि 10 से कितनी हो गई, 10 से कितनी हो गई, 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, 1/10, 10 से कितनी हो जाएगी त्रिज्या, त्रिज्या नहीं इसका भुजा, इसकी भुजा ए बराबर कितनी हो जाएगी, 10 से, 10 से हो जाएगी 11, ठीक है। 10 से कितनी हो जाएगी 11। दूसरे केस में भी 10 से 11 हो जाएगी, क्योंकि भाई यहाँ पे ए कितनी बार है, 2 बार है ना, दोनों बार भुजा है। तो ये भी ए कितनी हो जाएगी, 10 से 11, तो कितना हो जाएगा 100, और ये कितना हो जाएगा 121। गुना क्यों कर रहे हैं भाई हम, देखो इसकी गुना ही तो इसका क्षेत्रफल होता है, इसकी गुना, तो दोनों गुना करेंगे आपस में। तो अगर पहले क्षेत्रफल 100 था, अब कितना होगा 121, अब कितना होगा 121, कितना बढ़ गया 21% बढ़ गया, है ना। जो भी 100 में चेंज होता है वो सीधा परसेंट में चेंज होता है, 21% बढ़ गया, हाँ है ना, समझ रहे हैं ना आप। चलो दूसरी चीज ये है, अच्छा इसमें देखते हैं, इसमें देखते हैं कि भाई पहले मैंने त्रिज्या 10% बढ़ाई, 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/10, 10 से कितनी हो जाएगी, 10 से कितनी हो जाएगी 11, त्रिज्या 10 से कितनी हो जाएगी 11। तो भाई देखो ये त्रिज्या का स्क्वायर है, यहाँ त्रिज्या का स्क्वायर है, तो भाई ये भी तो स्क्वायर करना पड़ेगा, मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा भाई यहाँ भी। और यहाँ पे 10% की 20% की क्या हो रही है इसमें, ओ 20% की क्या हो रही है कमी, 20% की कमी हो रही है हाइट में। तो भाई हाइट में क्या हो रही है 20% की कमी, 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है बताओ, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, 5 से कितनी हो जाएगी 4, 5 से कितनी हो जाएगी 4। तो बताओ वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा, वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा भाई, इन दोनों की गुना ही तो है भाई, त्रिज्या का स्क्वायर गुना हाइट। और ये पहले वाले केस है, ये बाद वाला केस है, तो ये पहले वाली वैल्यू आएगी वॉल्यूम की, ये बाद वाली वैल्यू आएगी। तो भाई बताओ 10 दाम 100, 100 पंजे 500, और ये कितना आएगा 11 11 121, 121 की जब मैं 4 में गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा 484, 484। तो बताओ कितना घट गई, कितना घट गई, आप कहोगे भाई 16 घट गई, 16 घट गई कितने से, आप कहोगे 500 से, 500 से इंटू गुना करूंगा 100%, तो 100 से 2 जीरो चले जाएगा, 5 से कितनी बार जाएगा 5 15, 5 15 5 दूनी 10, 3.2%, 3.2% वॉल्यूम जो होगा क्या होगा घट जाएगा, घट रहा है ना, देखो 500 से 484 हो गया, तो 3.2% क्या होगा इसका वॉल्यूम, बेलन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा घट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप सक्सेसिव का यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि देखो संख्या गुना में है ना। पहले हमने त्रिज्या को 10% बढ़ाया, फिर त्रिज्या को 10% बढ़ाया, फिर हाइट को हमने 20% कम कर दिया। तो भाई देखो 10 और 10 का सक्सेसिव, 10 और 10 का सक्सेसिव लगा देंगे पहले, और फिर 10 जो भी आएगा 10 और 20 उनका और 20 का सक्सेसिव लगा देंगे, लगा के देख लीजिए आप, ठीक है। जैसे 10% बढ़ाई प्लस 10%, फिर 10% बढ़ाई, फिर माइनस 20% कम कर दी, समझ रहे हैं ना, सक्सेसिव लगा रहा हूं मैं। 10 और 10 का सक्सेसिव कितना होता है, 10 और 10 का सक्सेसिव होता है 21, 21%, 21% माइनस 20% का सक्सेसिव लगा लीजिए आप। तो यहां से कितना जाएगा भाई, यहां से कितना जाएगा, 21 में से 20 का 1% और 1% माइनस 21 दूनी 42, 21 दूनी कितना हो जाएगा 42, 4.2 है ना, 21 दूनी 42, 4.2, 4.2%। तो भाई देखो 4.2 में से 1% जाएगा तो कितना जाएगा -3.2, -3.2। देखो यहाँ पे एक स्टेप में भी हमारा आंसर आ सकता है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे देखो मैंने क्या करा है, मैंने क्या 10% बढ़ा दी त्रिज्या, तो भाई देखो 10 10 का 3 बार सक्सेसिव लगेगा, यानी कि 10%, 10 से कितनी हो जाएगी 11, फिर 10 से 11, फिर 10 से 11, क्योंकि त्रिज्या का क्या है, त्रिज्या की क्या है क्यूब के, त्रिज्या के क्यूब के समानुपाती होता है वॉल्यूम। तो अगर त्रिज्या को 10% में बढ़ाऊंगा तो 10 से कितना 11, 3 बार स्क्वायर हो जाएगा, 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, क्योंकि तीनों बार आप गुना करेंगे तभी तो त्रिज्या की क्यूब होएगा। तो कितना हो जाएगा 1000, और ये 1000, ये कितना हो जाएगा 1331, 1331 कितना बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा बताओ, ये इतना बढ़ जाएगा, जो भी आप ये है 331, 331 बढ़ जाएगा इतने में 1000 में, 1000 में इंटू में कर देगा 100, तो ये आ जाएगा लगभग 33.1% बढ़ जाएगा, 33.1% बढ़ जाएगा। इस तरीके से हम सवाल को करते हैं मेंसुरेशन में इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है भाई। ये आपको समझ में आया अच्छे तरीके से। यहाँ पे हम सक्सेसिव भी लगा सकते हैं, यहाँ पे हम फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, यहाँ पे हम रेशो भी लगा सकते हैं। बस आपको ये फॉर्मूला याद होने चाहिए और आपको पता होना चाहिए
कि भाई वॉल्यूम किन पे डिपेंड करेगा। भाई ये तो एक देखो कांस्टेंट वैल्यू, इसको तो हम हटा देंगे, तो सीधा डायरेक्ट डायरेक्ट जो समानुपाती होता है वॉल्यूम त्रिज्या के स्क्वायर और हाइट के गुना के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि त्रिज्या अगर बढ़ेगी या हाइट अगर बढ़ेगी तो वॉल्यूम भी ऑटोमेटिक क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया था, त्रिज्या तो बढ़ी 10% लेकिन हाइट 20% कम हो गई, जिसकी वजह से वॉल्यूम भी 3.2% डिक्रीज हो गया। समझ में आ रहा है भाई बात आपके? चलो अगर ये आपके अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो हम इनके ऊपर सवाल करेंगे। ठीक है, चलो एक बार अच्छे से देख लीजिए, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलो रफ कर दो भाई। चलो अब हम इनके ऊपर सवाल करेंगे। भाई जितने सवाल मैं आपको करा रहा हूं प्लीज उन सवालों को अच्छे से समझ लीजिए, बार बार उनका रिवीजन कीजिए, बार बार उन सवालों को लगाइए। ये नहीं कि एक क्लास हमने जो शुरू में परसेंटेज की नए साल पे ली थी उन सवाल को आपने कर लिया, आप उसको देखेंगे बाद में, उनको भी आप बार बार लगाते रहिए। भाई मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है, तभी आप अच्छे तरीके से उन चीजों को पकड़ कर पाओगे। जितने कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ उन पर आप पकड़ कर पाओगे, और आप बाद में जब देखोगे क्लास तो आप शायद हो सकता है कि भूल जाओ, लेकिन अगर आप साथ के साथ रिवीजन करते चलोगे तो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। ठीक है, चलो अब सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो, एक मास्टर ने एक आयतकार डिजिटल बोर्ड की लंबाई 4% बढ़ा दी और चौड़ाई 4% घटा दी। देखो आयतकार डिजिटल बोर्ड है, आयतकार डिजिटल बोर्ड जैसे ऐसे ही है ना, ऐसे ही। अभी तो देखो हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन अभी हमारे पास ये वाला बोर्ड है, ठीक है, मार्कर वाला। और क्या है, एक स्टेशन मास्टर ने एक आयतकार डिजिटल बोर्ड की लंबाई क्या करती, 4% बढ़ा दी और चौड़ाई 4% घटा दी। तो भाई देखो ये लंबाई हो गई इसकी, ये लंबाई हो गई 4% और ये चौड़ाई होगी मान लीजिए 4%, है ना। कोई क्या है, आयतकार डिजिटल बोर्ड की लंबाई 4% बढ़ाने और चौड़ाई 4% घटा दी। ठीक है, इस तरीके से उसने कर दिया। अभी देखो हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, पर फिर भी मैंने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाया है कि मैं आपको डिजिटल बोर्ड की तरह क्या दे सकूं, फील दे सकूं। बिल्कुल इसी तरीके से आप देखते होगे कि जो क्वेश्चन आते हैं और ये सारे जिस तरीके से डिजिटल बोर्ड पे आप पढ़ते हो, सेम उसी तरीके से हमने ये वाला बोर्ड भी बना रखा है। ठीक है भाई, और आने वाले दिनों में हम डिजिटल बोर्ड भी लाएंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, बस आपको सपोर्ट करने की जरूरत है और आपको जितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की जरूरत है, और बाकी काम मेरा है। जितनी मेहनत मैं आपके साथ करूंगा, आपको बस क्या करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, और जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आज यहाँ पर क्या है, अगर आज यहाँ पर ये वाला बोर्ड है, मार्कर वाला बोर्ड है, तो आने वाले दिनों में क्या होगा, यहाँ पर डिजिटल बोर्ड भी होगा। ठीक है, अगर सवाल डिजिटल बोर्ड वाला आया है तो ये सवाल हम अगर आज ये इस वाले मार्कर से कर रहे हैं तो आने वाले दिनों में यही सवाल हम क्या करेंगे, डिजिटल बोर्ड पे भी करेंगे। ठीक है भाई, चलो हम सवाल करते हैं। देखो आयतकार आयतकार बोर्ड है एक ऐसा, है ना, उसकी लंबाई 4% बढ़ा दी, 4% बढ़ा दी और चौड़ाई 4% क्या कर दी, कम कर दी। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है बताओ, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। तो 4 और 4 का सक्सेसिव ही तो है भाई, 4 और 4 का सक्सेसिव। देखो लंबाई क्या करी, 4% बढ़ा दी और चौड़ाई 4% घटा दी। तो 4 और 4 का सक्सेसिव बताओ कितना होता है। मैंने आपको बताया था अगर सेम संख्या में सेम परसेंटेज से किस संख्या को बढ़ा रहे और उसी से घटा देते हैं तो भाई इन दोनों का स्क्वायर बटे में 100, 4 चौक 16 का स्क्वायर, 4 तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 बटे 100 कितना जाएगा, 0.16% क्या हो जाएगा, डिक्रीज। हमेशा माइनस 0.16% क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, कमी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे आप, रेशो से भी कर लो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर भी होगा हमेशा। लेकिन हमेशा अगर हम सेम किसी परसेंटेज से बढ़ाते और घटाते हमेशा संख्या में कमी आती है, हमेशा संख्या डिक्रीज होती है। ठीक है, चलो अगले सवाल को बढ़ते हैं भाई। देखो अगले सवाल में क्या दिया है, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 17% घटाया जाता है तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कम हो जाता है। देखिए वर्ग की प्रत्येक भुजा यानी कि ए को 17% क्या कर दिया है, घटा दिया है, 17% घटा दिया है। तो -17 और -17 का सक्सेसिव तो लगेगा, -17 और -17 का सक्सेसिव है ना, दो बार। क्योंकि देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए गुना ए। मैंने आपको समझा दिया ना, तो -17 का सक्सेसिव लगेगा, तो लगा लीजिए।
17 और 17 कितना हो जाएगा, -17 -17 -34 है ना, -34 और ये कितना हो जाएगा, 17 17 289, 17 17 289, लेकिन ये प्लस का हो जाएगा, 17 17 289, 289 को 100 से डिवाइड करूंगा कितना आ जाएगा, 2.89, 2.89 और ये बाहर कितना हो जाएगा परसेंट। ठीक है, तो 31 में से सॉरी 32 34 में से 2 जाएगी, कितना हो जाएगा 32, 32 में से 0.89 जाएगा तो कितना हो जाएगा 31, -31.11%, 31 क्या होगा 11%। देखिए है, यस ऑप्शन नंबर सी में है। क्या हो रहा है, डिक्रीज होएगा, क्योंकि भाई देखो 17% घटा रहे हैं हम भुजा को तो क्षेत्रफल भी घट जाएगा, बेसिक सी बात है ये तो कितना घट जाएगा 31.11% डिक्रीज हो जाएगा, कमी आ जाएगी। समझ रहे हैं आपको, देखो कितने बड़े सवाल को हम आसानी से कर सकते हैं। सक्सेसिव लगा लो, यहाँ पे आप परसेंटेज लगाते वो लगाते हैं रेशो मेथड, तो उसमें शायद आप थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाती। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है भाई, अगले सवाल में क्या दिया है, एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 20% और 25% की वृद्धि की जाती है, जबकि इसकी ऊंचाई में 30% की कमी की जाती है। देखो घनाभ का जो आयतन होता है वो क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है V बराबर L गुना B गुना H, L गुना B गुना H। ठीक है, लंबाई जो है 20% बढ़ा दी, लंबाई 20% बढ़ा दी और चौड़ाई 25% बढ़ा दी, चौड़ाई क्या करती 25% बढ़ा दी, और ऊंचाई क्या कर दी, ऊंचाई में क्या करती है भाई, ऊंचाई में कमी कर दी कितनी 30% की, 30% की कमी कर दी ऊंचाई में। ठीक है, तो भाई आप इसे रेशो से कर लीजिए या सक्सेसिव के फॉर्मूले से कर लीजिए, दोनों ही तरीके बेस्ट है। ठीक है, जिसको रेशो मेथड अच्छा लगता है वो रेशो से कर लीजिए, और क्योंकि फ्रैक्शन देखो आसान दी है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो करने की कोशिश कीजिए, मैं आपको कराऊंगा इसे सक्सेसिव से, मैं आपको कराऊंगा इसे सक्सेसिव से। देखो 20 और 25 का सक्सेसिव कितना होता है, 20 और 25 45 और 25 दूनी 50, 45 और 5 कितना हो जाएगा, 45 और 5 हो जाएगा 50, 50% -30%। अब इन दोनों का सक्सेसिव लगा लीजिए, 50 में 30 का 20 और 5 15, 20 -15, 20 -15 ये हो जाएगा 5%, यानी कि 5% क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, प्लस का आ रहा है तो बढ़ जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर है, यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हो गया ना, थोड़ी सी देर में ही सवाल हो जाएगा। रेशो से आप कर लीजिए, रेशो से किस तरीके से करेंगे, 20% बढ़ रहा है, 20% के फ्रैक्शन होते हैं 5, 1/5, 5 से कितना हो जाएगा 6, 25% की होती है 1/4, 4 से कितना हो जाएगा 5, 4 से कितना हो जाएगा 5, 30% के फ्रैक्शन में 3/10, 10 से कितना हो जाएगा 7, घट रहा है तो 7। देखिए 5 से 5 कट जाएगा और 10 चौक 40 और 6 7 42। ठीक है, 40 से कितना होगा 42, 2 बढ़ गया कितने में 40 में, दो बढ़ गया 40 में, कितना हो जाएगा 1/20, 1/20 को क्या लिख सकते हैं 5%। बताओ, रेशो से कर लो, किसी तरीके से भी आप कर लो। आ रहा है मजा सवाल को करने में, जल्दी बता दो, आ रहा है ना मजा, तो वीडियो में थम्स अप लिख दीजिए अगर मजा आ रहा हो तो। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं भाई। अगले सवाल में क्या दिया है, एक गोले की त्रिज्या 12% की वृद्धि की जाती है, पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो बताओ त्रिज्या 12% बढ़ा दी, त्रिज्या क्या कर दी 12% बढ़ा दी, तो उसने कहा कि गोले के सरफेस एरिया है ना, गोले के जो पृष्ठ क्षेत्रफल है उसमें क्या वृद्धि होगी। तो पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 4 पाई आर की आर स्क्वायर। तो भाई देखो ये तो 4 पाई तो कांस्टेंट है, तो यानी कि त्रिज्या का स्क्वायर करना है, यानी कि 12 और 12 का सक्सेसिव लगेगा, 12 और 12 का सक्सेसिव, 12 और 12 का 2 बार सक्सेसिव लगा लीजिए आप। बताओ, तो 12 12 कितना हो जाएगा 24, 24 प्लस 12 12 144, यानी कि 1.44, तो कितना हो जाएगा भाई ये 24 और 1 25, 25.44% बढ़ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखो, ऑप्शन नंबर आया, ऑप्शन नंबर सी में हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, देखो इस तरीके से कितने आसान तरीके से हम क्वेश्चन बना पा रहे हैं। चलो अगला सवाल भी सेम इसी तरीके से है, अगला सवाल सेम इसी तरीके से है। यदि किसी लंब वृत्त बेलन के आधार की त्रिज्या 20% की वृद्धि होती है और ऊंचाई में 30% की कमी, तो आयतन में हुई प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। तो भाई देखो बेलन का आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई तो कांस्टेंट है, पाई को हटा देंगे। अच्छा आर स्क्वायर यानी कि वृद्धि हो रही है 20% की, तो 20 का पहले सक्सेसिव लगेगा, फिर जो भी आएगा 30% की कमी हो रही है, फिर इसमें सक्सेसिव लगा देना, या आप रेशो से कर लो फिर भी वही बात है। ठीक है, या आप सक्सेसिव से कर लो फिर भी वही बात है, इसे आप अपना आप करके
इसे आप अपना आप करिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया बहुत अच्छी तरीके से। देखिए फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, और भी सवाल इससे बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने आपको अगर जिसने अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट पढ़ लिया समझ लिया तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। समझ लिया आप? चलो अब मैं आपको कराने वाला हूं इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको कराऊंगा इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, और ये परसेंटेज का सबसे फेमस टाइप है। और अगर मैं आपसे कहूं कि अगर परसेंटेज से कोई सवाल बनता है तो सबसे ज्यादा यहाँ से सवाल बनता है। ठीक है, इस चैप्टर से जो इलेक्शन बेस्ड है ना, इस जो मेथड से सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। ठीक है, भर भर के सवाल आए हैं जैसे मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, आप देखना, और बहुत इजी वे में हम इसे पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी अपनी कॉपी पेंसिल निकालिए, मैं शुरू करने वाला हूँ इलेक्शन बेस्ड। ठीक है, इलेक्शन बेस्ड। ठीक है, क्वेश्चन हम करने वाले हैं। देखो सबसे पहले आपके गांव में चुनाव तो होते ही होंगे, आपने देखा भी होगा, आपने वोट भी डाली होगी एक दो बार। तो भाई चुनाव से पहले क्या होता है, चुनाव से पहले एक लिस्ट आती है गांव में, हर गांव में लिस्ट आती है जिसका नाम होता है कि ये कैंडिडेट्स इस बार वोट डाल सकते हैं। और आप जानते हैं कि 18 साल से अधिक की आयु वाले ही जो लोग होते हैं वही वोट डाल सकते हैं। ठीक है, 18 साल से कम उम्र के वोट नहीं डाल सकते। तो उस लिस्ट में जो नाम होता है वो केवल 18 साल से अधिक वालों का होता है। समझ रहे हैं आप? तो सबसे पहले आते हैं वोटिंग लिस्ट, जिसे हम बोलते हैं मतदान सूची। मतदान सूची, मतदान सूची। ठीक है, इसको हम बोलते हैं वोटिंग लिस्ट। वोटिंग लिस्ट, मतदान सूची। ठीक है, जिसमें नाम होता है। ये हमेशा कितनी होती है? ये हमेशा 100% होती है भाई। ये हमेशा क्या होती है? 100%, है ना। चलो भाई ठीक है, इसमें कितने भी कैंडिडेट्स का नाम हो सकता है, कितने का भी नहीं। अच्छा, ऐसा नहीं होता कि जितनी वोटिंग लिस्ट में जितने लोगों का नाम है वो सबके सब वोट देने जाए, है ना। मान लो इस गांव में किसी भी गांव में अगर 4,000 लोग हैं, 4,000 लोगों का वोटिंग लिस्ट में नाम है, तो ऐसा हो सकता है कि 4,000 के 4,000 लोग मतदान करें। बहुत कम केस में ये पाया जाता है कि सबके सब लोग मतदान कर दे। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कुछ लोग बीमार हो जाते हैं, कुछ लोग वोट देने नहीं जाते, कुछ लोगों की जॉब होती है वो जॉब करने चले जाते हैं, छुट्टी नहीं मिल पाने के कारण वो क्या करते हैं, वोट नहीं दे पाते। तो जो लोग वोट नहीं दे पाता उनको हम क्या करते थे, निकाल देते हैं। जो वोट नहीं देता उनको क्या करते हैं, निकाल देते। तो मतदान सूची में से हमने क्या करा, उनको निकाल दिया जिन्होंने जिन्होंने वोट नहीं डाला, है ना, नहीं डाला। तो भाई मतदान सूची में से अगर मैंने जिन्होंने वोट नहीं डाला तो बचेगा क्या, डालेगा ये वोट। जिन्होंने वोट डाला, जिन्होंने वोट डाला, है ना, समझ रहे हैं ध्यान से। जिन्होंने जिन्होंने वोट डाला, है ना। अच्छा अच्छा, जिन्होंने वोट, जितने भी लोग वोट डालते हैं, क्या ऐसा होता है कि सबके सब जितने जितने में वोट डाले हैं सबने बिल्कुल करेक्ट वोट डाले हो, या सबके सबके जो वोट हो वो वैध हो? ऐसा तो नहीं होता। तो भाई जितने वोट डाले जाते हैं, देखो पहले क्या होता था, पहले वोटिंग होती थी पर्ची के द्वारा, है ना। पर्ची के द्वारा होती थी तो पर्ची बहुत सी बार फट जाती थी, गल जाती थी, है ना। बहुत से जो पहले मोहर लगाते थे तो उससे क्या होता था, एक एक व्यक्ति ने दो दो जो चुनाव चिन्ह होते हैं उनके सामने मोहर लगा दी, तो वे वाली जो वोट होती है ना उनको इनवैलिड बोलते हैं, और उसे क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। वो ना तो जीतने वाले के हिस्से में लगती है और ना ही हारने वाले के हिस्से में लगती है। समझ पा रहे हैं आप? तो भाई जो वोट होते हैं ना इनवैलिड, जो खराब वोट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, जैसे आजकल अब ईवीएम चल रहा है ना, मशीन के द्वारा वोटिंग होती है, तो उसमें भी क्या होता है, बहुत सी बार कोई व्यक्ति दो बार बटन दबा देता है, दो चुनाव चिन्ह के सामने दोनों बटन दबा देते, तो वो वोट भी क्या हो जाती है, इनवैलिड हो जाती है। वो ना ही तो जीतने वाले की तरफ लगती है और ना ही हारने वाले की तरफ लगती है। समझ रहे हैं? तो भाई अगर मान लीजिए जिन्होंने वोट डाला उनमें से मैंने खराब वोट निकाल दी, खराब वोट, है ना, खराब वोट, जैसे हम बोलते हैं क्या, अवैध, अवैध वोट, या इनवैलिड, इनवैलिड, इनवैलिड वोट। ठीक है भाई, इंग्लिश देख लेना, इंग्लिश थोड़ी ऐसी है। खराब वोट हमने निकाल दी, तो भाई आप बची क्या, वैध वोट, है ना, वैध, वैध वोट बची हमारी, जो बिल्कुल सही है, वैध वोट, वैध वोट।
ठीक है भाई, ये होती है भाई वैध वोट, वैध वोट होती है ये वाली। और इनमें से ही क्या होता है, एक तो होता है भाई विनर, जिसको हम बोलते हैं विजेता, ठीक है। दूसरा होता है लूजर, जिसको हम बोलते हैं उपविजेता, उपविजेता, समझ पा रहे हैं आप। तो भाई हमेशा ध्यान से सुनना है, हमेशा 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 जो भी हार और जीत का फैसला होता है ना, वो हमेशा वैध वोट पर होता है, हमेशा वैध वोट पर होता है हार या जीत का फैसला। समझ रहे हैं आप, अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अगर विजेता जितने भी वोट लाएगा, लूजर से जितने भी वोट लाएगा, उतने ही वोटों से वो क्या होगा, जीत जाएगा, उतने ही वोटों से क्या होगा, वो जीत जाएगा। या इसी बात को कह सकते हैं कि जितने कम वोट उपविजेता लाएगा, उतने ही वोटों से वो क्या होगा, हार जाएगा। समझ रहे हैं ना आप, समझ पा रहे हैं इतनी बात जो मैंने आपको लिखवाई, ये तो आप जनरल सी बात है, हमारे जीवन से जुड़ी हुई बात है। तो इतनी बात आप समझ पा रहे हैं, तो अगर आपने ये अच्छे से समझ लिया, तो भाई आप सवाल भी आसानी से बना पाओगे। समझ रहे हो, चलो मैं आपको सवाल कराता हूं एक बार उदाहरण के तौर पर। तो जैसे मान लीजिए किसी गांव में मतदान सूची 100% है ना, 100%, 100% लोग है, 100% लोग है, और 100% में से 20% लोगों ने अपना वोट नहीं डाला। तो 100% लोगों में से 20% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो कितने लोगों ने डाला, बताओ कितने लोगों ने डाला। आप कहोगे भाई जी 80 लोगों ने वोट डाला, आपने 80 लोगों ने वोट डाला। तो भाई 80 लोगों ने वोट डाला, तो मान लीजिए 80 लोगों ने वोट डाला, तो और इसमें से 10% वोट खराब हो गए, 10% वोट खराब हो गए। अगर 10% वोट खराब हो गए, तो मुझे बताओ 80 का 10% कितना होता है, 8 होता है, तो 8 वोट खराब हो जाएंगे। तो भाई 72% लोगों ने तो वोट डाला होगा, हाँ है ना, 72% लोगों ने तो वोट डाला होगा। तो भाई एक विजेता को मिले, एक विजेता को मिले, मान लीजिए एक विजेता को मिले, जीतने वालों को 45% अंक मिले, मतदान सूची का 45% है। तो भाई हारने वालों को कितने मिलेंगे, जब तक सवाल में ना दिया जाए ना कि वैध वोटों का बोल रहा है या कुल वोटों का बोल रहा है। अगर वो कुल वोटों का 45% बोल रहा है ना, तो भाई देखो कुल वोटों कितने हैं, 100 है, तो 100 का 45% कितना होता है, 45 होता है। और दूसरी बात, तो भाई हारने वालों को कितने मिलेंगे, हारने वालों को कितने मिलोगे, देखो टोटल वैध वोट कितने हैं, 72, 72 में से 45 गए, कितने बचे, 12 में से 5 गए 7, और 6 में से 4 गए 2, 27% किसको मिलेगा, हारने वालों को मिलोगे, 27% हारने वालों को, और जीतने वालों को 45%। ये 45% कुल वोटों का मिला है, कुल वोटों का 45%। अगर वो बोलता कि बताओ 45% वैध वोटों का 45% मिला है, तब क्या करते, 72 का 45% निकालते, 72 का 45% यानी कि 9/20, 72 का 45% निकालते। समझ पा रहे हैं ना आप। लेकिन उसने कहा कि बताओ कुल वोटों का 45% मिला है विजेता को, और हारने वालों को कितने मिलेगा, फिर 27%। तो भाई मुझे बताओ विजेता तो है, ये तो हो गए विनर, ये हो गए लूजर। तो भाई विजेता को कितने अधिक मिले से, कितने अधिक मिले, आप कहोगे भाई जी देख लीजिए 8, 8 और जी 1, 18% वोट क्या मिले, इसे अधिक मिले, 18% वोट अधिक मिले, और 18% वोटों से ही वो क्या हो गया, विजय हो गया, जीत गया है। समझ रहे हैं आप, जितनी बात समझ रहे हो। अगर ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है, तो आप अगले आने वाले सवाल जो मैं आपको कराऊंगा बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अगर दूसरी चीज, इसी बात को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो मान लीजिए, मान लीजिए बताओ एक उम्मीदवार को एक गांव में 50,000 वोट है, 50,000, 50,000 वोट है, 50,000 हो गए ना, हाँ। और 50,000 में से आप मुझे बताओ, दूसरा तरीका इसे लिखने का ऐसा भी जो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, रेशो से भी आप कर सकते हैं, रेशो से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई अगर 20% खराब हो गई वोट, 20% खराब हो गए, मान लो 20% खराब हो गए, तो 80% तो है जिन्होंने वोट डाले हैं। तो ये क्या होगा भाई, डाले गए वोट, डाले गए वोट, डाले गए वोट, डाले गए वोट। अच्छा, अब डाले गए वोट में से क्या होगा, 10%, 10% क्या हो गया, 10% इनवैलिड हो गए, 10% इनवैलिड हो गए, यानी कि खराब हो गए। तो 10% जब खराब हो जाएंगे, अच्छा 20% जिन्होंने वोट नहीं डाला, ये तो हो गए 20% जिन्होंने वोट नहीं डाला, जिन्होंने वोट नहीं डाला, नहीं डाला, नहीं डाला। अच्छा, और ये क्या है, 10%, 10% लोग ऐसे हैं, 10% लोग ऐसे हैं जिन्होंने, जिनकी वोट क्या हो गई, खराब हो गई, अवैध हो गई। तो मुझे बताओ 10% तो खराब हुई है, यानी कि 90% वोट वैध है, 90% वोट वैध है। तो भाई ये जो हो गए ना, ये टोटल अब जो कुल हो गया, कुल ये हो गए भाई वैध
मत, वैध मत, ये इतने हो गए वैध मत। ठीक है। अच्छा, एक उम्मीदवार को मान लो 45% अंक मिले, 45% वोट मिले, 45%, तो भाई वैध का 45%, ये पूरा वैध मत हो गए, वैध का 45%, यानी कि 45% मिले। तो भाई ये वोट कुल कितने आ जाएंगे, जितने भी टोटल आएंगे, जो आएंगे विजेता उम्मीदवार को मिले वोट। ठीक है, विजेता को प्राप्त वोट। समझ रहे हैं ना भाई? इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। रेशो मेथड क्या होता है? रेशो मेथड ये होता है कि बताओ, अगर 20% लोगों ने वोट नहीं डाला, 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/5, 1/5, तो टोटल अगर 5 है तो चार ने नहीं डाला, वो एक ने नहीं डाला तो चार ने तो डाला, तो 5 में से एक ने नहीं डाला तो चार ने डाला, ये डाले गए वोट है, ये टोटल वोट है। अगर 10% इनवैलिड हो गए, 10% की फ्रैक्शन होते हैं 1/10, 10 अगर टोटल वोट है तो 10 में से एक ने नहीं डाला, 10 में से एक ने नहीं डाला, तो भाई 9 ने तो डाला है। अच्छा बताओ, यहाँ पे 45% वैध मतों का, 45% कुल मतों का, सॉरी कुल का, 45% की फ्रैक्शन कितनी होती है भाई, 45% की फ्रैक्शन होती है 9/20, 9/20। अगर टोटल वोट 20 है तो 9 ने नहीं डाला, तो कितने ने डाला, 11 ने तो डाला, 20 में से 9 ने नहीं डाला, तो कितने ने डाला, 11 ने डाला। तो भाई यहाँ से टोटल वोट, टोटल वोट और यहाँ पे कितना आ जाएगा, जो डाले गए वोट है 45%। अब ये कितना किसको आ जाएगा, ये 45% आ जाएगा जो विजेता उम्मीदवार है, विजेता उम्मीदवार के यहाँ पे आ जाएंगे और टोटल वोट यहाँ पे आ जाएंगे। समझ रहे हैं ना आप? इस तरीके से हम सवाल को बना सकते हैं अच्छे तरीके से। अब सवालों की और बढ़ते हैं और देखते हैं, जो मैं समझा रहा हूं उसको हम कितने आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, हाँ है ना? जब तक सवाल में कुछ ना बोला जाए तो हम हमेशा 100% को 100% जितने वोट डाले जाते हैं उनको हमेशा 100% मान लेते हैं। ठीक है, और हम अवैध वोट नहीं मानते जब तक सवाल में ना बोला जाए। हम हमेशा 100% की 100% वोट क्या मान लेते हैं, वैध मान लेते हैं और सही मान लेते हैं। ठीक है, अगर सवाल में ना बोला जाए। ठीक है, चलो सवालों की ओर बढ़ते हैं, अच्छी तरीके से सवाल करेंगे, सवाल को उड़ाएंगे। ठीक है, चलो सवाल की ओर बढ़ते हैं भाई। पहला सवाल क्या दिया है, एक चुनाव में कुल वैध मतों की संख्या 3,75,000 थी। ए ने 48% वोट, वैध वोट हासिल किए, बाकी वैध वोट विजेता उम्मीदवार बी को मिले। ठीक है भाई, देखो 100% होते हैं हमेशा, 100%, 100% में से 48% किसको मिल रहा है, ए को। ठीक है, और बाकी वैध कितने बचे, कितने, 52%, 52% किसको मिले होंगे, ए को मिले होंगे। तो मुझे बताओ कौन जीता, ये जीता या ये जीता? आपको भाई जी ये जीता, वो सी बात है, जिसको ज्यादा वोट मिले। कितने ज्यादा, कितने परसेंट ज्यादा मिले, आपको कहोगे भाई जी से 4% अधिक वोट मिले, 4% अधिक वोट मिले। तो उसने क्या कहा है, उम्मीदवार बी ने उम्मीदवार ए पर कितने वैध मतों से जीत की। भाई देखो 4%, तो भाई टोटल का 4% ही तो है, टोटल कितने वोट है, टोटल कितने वोट है, 3,75,000, 3,75,000 का 4% निकाल लो, 4%, तो भाई 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, और 75 चौका कितना होता है, 75 चौका होता है 600, और ये 1200 और 600 कितना हो जाएगा भाई, नहीं नहीं नहीं, 75 चौक, 75 दूनी 150, 75 चौका होता है 300, 1200 और 300 कितना हो जाएगा, 1500, 1500, और भाई 10 ये 15,000, यानी कि 15,000 वोटों से क्या हो गया, वो जीत गया, 15,000 वोटों से क्या हो गया, वो जीत गया। समझ रहे ना आप? देखो, हारने वालों को 48% मिले, जीतने वालों को 52% मिले, तो कितने ज्यादा वोटों से जीत गया, कितने ज्यादा परसेंट वोटों से जीत गया, वो 4% जीत गया। तो भाई इसका 4% निकाल दो ना डायरेक्ट, या आप पहले 48% निकालोगे, 12% निकालोगे, फिर जो भी आएगा उनमें से घटाओगे, फिर भी 15,000 ही आना है, तो सीधा हम 4% निकाल लेंगे कुल वोटों का। ठीक है ना? चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में जिस उम्मीदवार को मतदान का 35% वोट मिलते हैं वह इतने वोटों से हार जाता है। मुझे बताओ 100% होता है वोट, 100%, एक को मिले 35%, 35% वोट मिले, दूसरे को कितने मिले होंगे, आपको 65% मिले होंगे। तो भाई ये जो है हारने वाला लूजर जो है, लूजर वो विनर से कितने वोटों से हारा, जल्दी बताओ कितने वोटों से हारा। आप कहोगे 30% वोटों से हारा, वो कितने परसेंट वोटों से, 30%, 30% से हारा, लेकिन सवाल में कितने दिया, 15,900 वोटों से हारा, 15,900 वोटों से।
15,900 वोटों से। ठीक है, तो उसने क्या कहा है, कुल पड़े वोट कितने हैं, तो बताओ 100% की वैल्यू कितनी है, 100% की वैल्यू बतानी, 100% की तो बता नहीं सकते क्या, एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, कितना बचेगा, 3 से 3 बजे 15, 3 3 9, 530 बार, तो ये भी 530 बार गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा भाई, ये 5 30 और 2 जीरो और, यानी कि 5000 वो 53,000, कितना हो जाएगा, 53,000 वोट, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 53,000 वोटों से, सॉरी 53,000 जो है कुल वोट है, 53,000 क्या थी, कुल वोट। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मजा तो आ रहा है ना भाई, मजा आ रहा है ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो, अगर किसी भी भाई को कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो तो भाई जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि भाई जी मुझे यहाँ दिक्कत है, ठीक है, या यहाँ मुझे समझ में नहीं आया, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस सवाल में मुझे प्रॉब्लम है, कोशिश करूंगा कि मैं आपको अच्छे तरीके से बता दूं। ठीक है, चलो अगला सवाल है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को मतदान का 41% वोट मिले और 57,632 से चुनाव हार गया, विजयी उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या क्या है। ठीक है, ये सवाल करो जल्दी, बड़े सवाल है, देखिए इस सवाल को कर सकते हैं, ये पूछा गया है एसएससी सीएचएसएल प्री में 2024 में, इसी साल पूछा गया है। ये मैंने सवाल क्यों लिया, इस सवाल को आप कर सकते हो, लेकिन इसमें जो है डाटा थोड़ा बड़ा है, इसे हम किस तरीके से हैंडल करेंगे। ठीक है, चलो करने की कोशिश कीजिए इसे। इसमें क्या दिया है, एक उम्मीदवार एक चुनाव में एक उम्मीदवार को मतदान का 41% वोट मिले, भाई 41% वोट मिले, 100% में से 41% वोट मिले, तो दूसरे को कितने मिलोगे, आपको 59% वोट मिलेंगे। ठीक है भाई, ये तो लूजर हो गया और ये विनर हो गया, तो मुझे बताओ इसने से कितना कितने वोटों से हराया, आपको होगा भेजिए 18% वोटों से हराया, कितने परसेंट वोटों से हराया, 18%, तो 18% की वैल्यू कितनी दी है उसने, 57,632, 57,632, 57,632, समझ रहे हैं ना। तो उसने कहा विजयी उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या बतानी है, प्राप्त मतों की संख्या, विजयी उम्मीदवार कितना, विजयी उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं, 59%, तो 59% की वैल्यू कितनी है, 59% की वैल्यू बतानी कितनी है। ठीक है, तो 18% की वैल्यू अगर इतनी है तो 59% की वैल्यू बतानी है, तो देखो आप इसे कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, 18 का कितना गुना है, लगभग ये 3 गुना है, तो 18 18 54, 3 गुना ही, तो भाई इसका भी 3 गुना ही आएगा, ये इसका भी 3 गुना ही आएगा, 3 गुने से थोड़ा ज्यादा है, 3 गुने से ज्यादा आएगा, थोड़ा सा 3 गुने से ज्यादा है। तो देखो ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन है, ऑप्शन है 3 लाख, 5 लाख, 2 लाख और 3 लाख, ऑप्शन देखो, है ना। तो भाई देखो ये कितना जाएगा, ये है कितना, 97,000 है ना, 97,000, तो भाई देखो ये 97,000 है, 97,000, तो जब मैं इसका 3 गुना करूंगा लगभग 9 9 27, यानी कि 2 लाख, लगभग 3 लाख के समथिंग आएगा, 3 लाख के, देखो 2,70,000 है ना, देखो या आप ऐसे कर लो या आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, किस तरीके से, देखो 18 से काट लेंगे आप, और जो भी आंसर आएगा, जो भी जितने भी गुना ये होगा उसकी गुना कर देंगे 59% में। ठीक है, समझ रहे ना, इस तरीके से आप कर सकते हैं। मैंने ये सवाल इसलिए लिया है ताकि मैं थोड़ा सा आपको अप्रोक्सीमेशन सिखा सकूं। देखो लगभग 3 गुना है ना, 18 से 54, तो भाई ये भी 3 गुना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 3 गुना, देखो 3 दूनी 6, 3 3 9 और 6 18, 1 8 7 21 और 1 22, 2 9 27 और 2 29, 27 और 2 29, देखो 2,92,000 आएगा, 2,92,000, लगभग 3 लाख के समथिंग आएगा, 3 लाख के समथिंग, क्योंकि थोड़े से तो ज्यादा है, 18 से 54, तो 3 लाख के समथिंग एक ही ऑप्शन है, यह है 3,20,000, 3,20,000। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं अप्रोक्सीमेशन से। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में क्या दिया है, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, पहले उम्मीदवार को 40% वोट मिले और दूसरे उम्मीदवार को 35% वोट मिले, यदि चुनाव में कुल वोट 50,000 है तो तीसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिलोगे। देखो भाई 100% वोट होती है, एक को कितने मिल गए, 40%, दूसरे को 35%, तीसरे को कितने मिलोगे बताओ भाई, 35 और 40 कितने, तो 75, दूसरे तीसरे को मिलोगे 25%, है ना, तीसरे को 25%, तो 50,000 का 25% ही बता दो ना, 50,000 का 25% कितना होता है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 25 पंजे 125, 125 और 2 जीरो जी, यानी कि 12,500, 12,500, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में क्या दिया है, एक चुनाव में विजयी उम्मीदवार को 15,744 मत प्राप्त हुए, जो कुल मतों के 48% है। ठीक है, कुल मतों के 48% है,
48% है, एक अन्य उम्मीदवार को 22% मत मिले। मतदान न करने वालों, भाई देखो 100% है, एक को मिले 48%, दूसरों को कितने मिले भाई, दूसरों को मिले 22%, दूसरों को मिले 22%। तो मुझे बताओ कितने लोगों ने मतदान नहीं करा होगा भाई। 100 में से एक को 48% मिल गए, एक को 22% मिल गए, और बाकी जो बचे हैं वे बचे हैं जिन्होंने मतदान नहीं किया। तो मुझे बताओ 48 और 22 कितना हो गया भाई, 70। तो यानी कि 30% ऐसे जिन्होंने वोट नहीं दिया। 30% की वैल्यू मुझे बतानी है, 30% की वैल्यू बतानी है। या तो आप ऐसे कर लीजिए, 3 का मल्टीपल चेक कर लीजिए। देखिए पहला ऑप्शन 3 का मल्टीपल नहीं है, दूसरा ऑप्शन 9 और 8 7 15, दूसरा ऑप्शन है मल्टीपल 3 का, क्योंकि 30 में क्या आता है 3, 30 में 3 आता है, यानी कि 30% की वैल्यू हमें ज्ञात करनी। चलो हम इसे कर लेते हैं बेसिक से। मतदान न करने वालों की संख्या देखो, 48% की वैल्यू कितनी दिया उसने, 15,744, 15,744, 15,744। ठीक है, तो 30% की वैल्यू बतानी है। तो देखो भाई अगर 48% की वैल्यू 15,744 है, तो भाई 30% की वैल्यू बतानी है। 30% की वैल्यू नहीं बता सकते आप, बताओ कैसे। तो भाई ये देखो डायरेक्ट 48 से मुझे 30 पे जाना है, तो मैं इसकी गुना करूंगा कितने से, भाग करूंगा 16 से। ठीक है, मैं इसके भाग करूंगा किससे, 16 से, और 16 से 48, फिर 10 से गुना कर दूंगा। तो कितना जाएगा, डायरेक्ट 30% आ जाएगा ना, डायरेक्ट 30%। देखो 16 से 48 और 10 से 30, 30% आ जाएगा। तो इधर भी तो 10/16 से गुना करनी पड़ेगी, 10/16 से, है ना। समझ में आ रहा है ना, इधर भी तो 10/16 से गुना करनी पड़ेगी। तो भाई काट लीजिए, देखो 16, 16 निम्न 144, बचा कितना, बताओ कितना बचा, 16 निम्न 144, तो बचा कितना भाई, ये 57 है ना, 7 और 6 13, 13, और ये कितना हो जाएगा भाई 134। तो ये 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे 128, बचा कितना 28, और ये बचा तुम्हारा 6, 6 बचा 34, यानी 4 में तो 6 बचा ना, वही होगा 64, 16 चौका 64। तो ये 984, और गुना 10 करेगा तो 30% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9,480, सॉरी 9,840। कितना जाएगा, 9,840। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ये नहीं कि पहले 1% 100% की वैल्यू निकाल ले हैं, फिर 30% की। अगर आप इस तरीके से सोच पा रहे हैं तो भाई बहुत बेस्ट है, बहुत ज्यादा बेस्ट है। मैं कहूंगा कि आप बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में है अगर आप इस तरीके से सोच पा रहे हैं। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या दिया है, दो उम्मीदवार अनंत और अरविंद के बीच एक हुए चुनाव में अनंत को कुल वैध मतों के 55% वोट मिले और 20% वोट अवैध थे। यदि कुल वोटों की संख्या कितनी है, 30,000 है। कुल वोटों की संख्या कितनी, 30,000, 30,000 है। तो अरविंद को मिले वैध वोटों की संख्या कितनी है। तो भाई 30% में से 20% वो वोट क्या हो गए, अवैध हो गए, तो 80% तो वैध है। अच्छा अरविंद को कितने मिले फिर, 45%, 55% मिले। अरविंद को कितने मिले भाई, सॉरी अरविंद को नहीं, अनंत को मिले 55%। तो अनंत को 55% मिले हैं, तो अरविंद को बाकी देखो 100% है, 100% में से 55% किसको मिल गए, 55% मिल गए अनंत को। तो अरविंद को कितने मिलेंगे, 45%। तो 45% की वैल्यू बतानी है हमें। ये कितना होगा वैध मत, तो इसके 45% बताओ कितना होगा, जो भी होगा वो आप देख लीजिए। ठीक है, कर सकते हैं आप। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई अगला सवाल में क्या लिखा है, राजू, रवि और अशोक ने एक चुनाव लड़ा, डाले गए 5% वोट अवैध हो गए, 5% अवैध हो गए। राजू को कुल वोटों का 30% मिला, रवि को कुल वोटों का, देखो कुल वोटों का दिया है यहाँ पे, वैध वोटों का नहीं दिया। कुल वोटों का हमेशा 100 में से लेते हैं, है ना, 100 में से कुल वोटों का 32%। विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति से 51-36 अधिक मत प्राप्त हुए, डाले गए कुल वोट ज्ञात कीजिए, डाले गए कुल वोट ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, तो देखो भाई 100% वोट थे, 100% वोट थे, 100% में से 5% तो अवैध घोषित हो गए, 5% अवैध घोषित हो गए। ठीक है, फिर आया भाई, फिर आया राजू, है ना, राजू, और फिर एक कौन था, राजू है, रवि है, रवि और अशोक, रवि है और अशोक है ना, अशोक हो गया। तो भाई देखो 5% अवैध हो गए। फिर उसने कहा राजू को 30% वोट मिले, कुल वोटों का 30%, 30 होगा, 100 का 30%, 30।
उसके बाद क्या कहा है, उसके बाद क्या कहा है, रवि को कुल वोटों का 32% मिले, इसको कितने मिले, 32% मिले। तो अशोक को कितने मिले होंगे भाई, अब बाकी जो बचे हैं वो अशोक के हो गए। तो भाई देखो 32, 30 और 32 कितने हो गए, 62, और 62 और 5 67। तो बाकी बचा के कितने, 23% वोट बचे। कितने बचा के, 23% ही तो वोट बचे। सॉरी 23 नहीं, 33%। कितने बचे, 33% वोट बचे। देखो 32 और 30 कितने हो गए, 62 और 5 67। 100 में 67 गए, 33% वोट बचे अशोक को। तो भाई बताओ कौन जीता, इन तीनों में से कौन जीता। राजू को 30%, रवि को 32%, अशोक को 33%। आपको भाई जी अशोक जीता, कितने वोटों से जीता भाई, 3% वोटों से जीता। लेकिन उसने क्या कहा है, 5136 वोटों से जीता। 3% की वैल्यू कितनी, 5136 वोट। तो उसने क्या कहा है, कुल वोट ज्ञात कीजिए, यानी कि 100% की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो भाई नहीं कर सकते, बताओ, 3 17 × 51, 12 × 36, 17 × 51, 12 × 36, यानी कि 17 12 और 2 जीरो, 17 12 2 जीरो। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारे यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। बताओ कितना बढ़िया सवाल था, अच्छा सवाल था, ठीक है। समझ रहे हो ना आप इस सवाल को। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल में क्या दिया है, अगला सवाल में क्या है कि चमनलाल अरशद और जगदीश सिंह ने कोई चुनाव लड़ा, मतदान के सभी वोट वैध थे। अरशद को कुल वोटों के 35% वोट मिले। देखो भाई कौन कौन है, चमनलाल है, अरशद है और जगदीप है ना, समझ रहे आप। अच्छा, सभी के सभी वोट क्या थे, वैध थे। 100% वोट जो थे वो पूरे वैलिड वोट थे, ठीक है। अरशद को कुल वोटों के 35% वोट मिले। अरशद को कितने मिले, 35%। तो कुल का 35% 35 होगा। अच्छा, चमनलाल को प्रत्येक 35 वोट में से 14% वोट मिले। देखो भाई 35 में से 14 मिले चमनलाल को, 35 में से 14 मिले। 35 में से प्रत्येक 35 वोट में से 14 किसको मिले, चमनलाल को मिले। तो भाई यहाँ से इसका परसेंटेज बता दो। तो 7 दूनी 14, 7 में 35, 7 दूनी 14, 7 में 35। 2/5 का क्या मतलब होता है भाई, 40%। 2/5 का होता है 40%, यानी कि चमनलाल को 40% वोट मिले, ठीक है। उसने क्या दिया था, उसने हमें वोटों में दिया था, हमने वोटों को क्या में कन्वर्ट कर लिया, परसेंटेज में, ठीक है, क्योंकि हम सब परसेंटेज में ले रहे हैं। तो भाई जगदीप को कितने मिलोगे, बताओ, 40 35 75। तो बचे कितने, 25%। किसको मिलेंगे, जगदीप को मिलोगे, हाँ है ना। अच्छा, उसने क्या कहा है कि विजेता को सबसे कम वोट पाने वाले व्यक्ति की तुलना में 2950 वोट अधिक मिले। तो बताओ हारा कौन और जीता कौन, भाई हार तो ये गया और जीता ये वाला व्यक्ति। तो मुझे बताओ कितने वोट अधिक मिले इसे। आपको 15% वोट अधिक मिले। 15% की वैल्यू कितनी दिया है उसने, 29,4950। तो उसने क्या कहा है, उसने कहा है सभी सीटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, 100% की वैल्यू बतानी है, 100% की वैल्यू नहीं बता सकते आप। बताओ 15, 15 थी 45 और फिर 15 थी 45 हो जाएगा, है ना। हाँ 15 थी 45, 15 थी 45, 15 थी 45, 330 गुना, तो ये भी तो 330 गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा भाई, 33 और 3 जीरो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बताओ मजा आ रहा है ना आपको सवाल करने में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो जो सवाल पूछ रहा है, जो जो सवाल कह रहा है भाई, उसी तरीके से हमें वर्क करना होता है, ठीक है। अगला सवाल सेम इसी तरीके का है, इसे आप होमवर्क में मुझे बताइएगा। ये पूछा गया है एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया है। अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है, इसे आप करिए। और कल को भी हम इसमें थोड़े बहुत और टाइप बचे हैं, थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन और बचे हैं, कल मैं आपको करा दूंगा। और कल मैं आपको एक मेथड और बताऊंगा परसेंटेज में, और फिर हमारा परसेंटेज खत्म हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डेविएशन। डेविएशन मेथड में आप कल आपको बताने वाला हूँ। कल की क्लास बिल्कुल मिस ना करना, क्योंकि कल की क्लास अगर आपने मिस कर दी तो भाई आपका 2-3 नंबर छूट जाएगी यहाँ से। क्योंकि कल के जो मैं आपको कराऊंगा, जो मेथड मैं आपको बताने वाला डेविएशन मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, बहुत मस्त है। ये भी हर चैप्टर में लगभग अप्लाई होगा, ठीक है। तो भाई जरूर कल की क्लास जरूर अटेंड करिएगा, और कल हम परसेंटेज बिल्कुल खत्म कर देंगे, ठीक है। तो शुरू से आखिरी तक आपने अगर परसेंटेज की सारी क्लास मेरी देखी होगी, उसके बाद आप क्वेश्चन लगाना। अगर आपने ये जितने सवाल मैंने आपको कराए हैं, ये सवाल आपको अच्छे से आते हैं, ठीक है, अगर आपने अच्छे से समझ के करे हैं, ये नहीं कि मैं करा रहा था आप उतार रहे हो। अगर आपने अच्छे तरीके से अपने आप बनाए हैं, ठीक है, इनको आप लगा लीजिए 5-6 बार, और फिर आप प्रैक्टिस कीजिए। देखो फिर आप मुझे बताना कि हाँ भैया जी क्वेश्चन आपने जो कराए हैं, उनको करने के बाद मुझसे क्वेश्चन नहीं बन रहे, ठीक है।